समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कि जैसे आपके तृतीय प्रश्न पत्र में ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, भारत में जनजाति समाज के अंतर्गत हम जनजाति विवाह क्या है, जनजाति विवाह के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो आज का टॉपिक बहुपति विवाह। इससे पूर्व आपने विवाहों के प्रकार में एक विवाह और बहु विवाह के बारे में पढ़ा था। बहु विवाह में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो पत्नी विवाह के बारे में आपको जानकारी पिछले लेक्चर में दी थी। तो आज बहुपति विवाह, इसके नाम से ही हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। बहुपति, बहु का मतलब बहुत, एक से अधिक, पति, एक से अधिक पति विवाह, अर्थात एक समय में एक स्त्री के द्वारा एक से अधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध बहुपति विवाह कहलाता है। जहाँ तक सभ्य समाज और जनजाति समाज की बात है, तो सभ्य समाजों में बहुपति विवाह की प्रथा या प्रकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जनजाति समाजों में इस प्रकार के विवाह के जो स्वरूप हैं वो देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सभ्य समाजों से बिल्कुल भिन्न जनजातियों में विवाह का यह स्वरूप उनकी एक अनुपम विशेषता है। इस संदर्भ में माइकेल ने कहा है कि एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना अथवा एक समय पर ही दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। अब माइकल का जो कथन था बहुपति विवाह पर, वो ये कहते हैं कि एक स्त्री द्वारा एक पति के जीवित होते हुए अन्य पुरुषों से भी विवाह करना अथवा एक समय पर ही दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करना बहुपति विवाह कहलाता है। और बहुपति विवाह के संदर्भ में के.एम. कपाड़िया का कथन है कि कपाड़िया कहते हैं कि बहुपति विवाह वह संबंध है जिसमें स्त्री एक समय में एक से अधिक पतियों का वर्ण कर लेती है अथवा जिसके अंतर्गत अनेक भाई एक स्त्री अथवा पत्नी का सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं। अब कपाड़िया ने जो बहुपति विवाह की परिभाषा दी, वो ये कहते हैं कि बहुपति विवाह वह संबंध है जिसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पतियों का वर्ण कर लेती है या जिसके अंतर्गत अनेक भाई एक स्त्री अथवा पत्नी का सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं। अब इसी संदर्भ में कुछ विद्वानों का विचार है कि विवाह की यह प्रथा जनजातियों की ही विशेषता नहीं है, बल्कि यह परंपरागत हिंदू संस्कृति का एक उपलक्षण है। अब कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये जनजातियों की ही एक प्रथा नहीं है, बल्कि ये परंपरागत हिंदू संस्कृति का एक उपलक्षण है। और वे कहते हैं कि इसके परिमाण के रूप में महाभारत काल में द्रौपदी का 5 पांडव से विवाह और ऐतरेय ब्राह्मण के समय ईसा से 800 वर्ष पहले के कुछ दृष्टांत दिए जाते हैं। जैसे आप महाभारत देखते हैं तो महाभारत में आपने देखा होगा कि द्रौपदी एक स्त्री है और
5 पांडव भाई उसके पति हैं। अब उसके पीछे रीज़न जो भी रहा हो, क्योंकि द्रौपदी को स्वयंवर में एक सशर्त जो स्वयंवर था, उस स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा द्रौपदी को उस शर्त में जीतने के बाद द्रौपदी के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। तो उसके बाद की स्थिति जो भी रही हो, वो 5 पांडवों की पत्नी बनी। और वास्तव में ये जो विवेचन है एक भ्रांतिपूर्ण भी है, क्योंकि किसी एक या कुछ घटनाओं को ही हम सामाजिक व्यवस्था का आधार नहीं मान सकते हैं। और देखा जाए तो वास्तव में बहुपति विवाह जनजातियों में ही प्रचलित है, यद्यपि इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता जा रहा है। ये जनजातियों में बहुपति विवाह ज़्यादा प्रचलित है सभ्य समाजों की अपेक्षा। सभ्य समाजों की बात अगर हम करें तो सभ्य समाजों में इसके अपवाद स्वरूप एक आध उदाहरण अवश्य मिलते हैं, लेकिन जो ये प्रथा है या जो विवाह का ये स्वरूप है या जो विवाह का प्रकार है, वो जनजातियों के समाजों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यद्यपि वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता जा रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ समय पूर्व तक बहुपति विवाह की प्रथा बहुत सी जनजातियों में प्रचलित थी, लेकिन जब ये जनजातियां सभ्य समाजों के संपर्क में आती हैं या धीरे धीरे आनी प्रारंभ हुई और उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो अनेक जनजातियों में यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और आपके उत्तराखंड में एक जनजाति है जिसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, जौनसार वावर क्षेत्र में, जिसको हम जौनसारी भी कहते हैं या खस या खासा भी कहते हैं। तो उस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग शिक्षित होते गए और सभ्य समाजों के संपर्क में आते गए, तो इस प्रकार की प्रथा में धीरे धीरे ह्रास होते जा रहा है, अर्थात कमी होती जा रही है। और इस समय जिन जनजातियों में विशेष रूप से प्रथा पाई जाती है, उसमें उत्तरी और पूर्वी भारत की जनजातियां जैसे टोडा है, कोटा है, खस जिसको मैंने अभी जिक्र किया था जौनसारी, और केरल की टियान, कोट, कुसुम, और नीलगिरी पर्वत की टोडा, और दक्षिण भारत की नैयर, मालाबार की कम्मल जनजाति और कुर्ग की पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियों का नाम उल्लेखनीय है। तो भारत में भी अभी बहुपति प्रथा कुछ जनजातियों में देखने को मिलती है, जिसमें टोडा, कोटा, खस, टियान, कोट, कुसुम और नीलगिरी की टोडा और दक्षिण भारत की नैयर है, मालाबार की कम्मल और कुर्ग की पहाड़ी पर रहने वाली अनेक जनजातियों में अभी भी बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। और कुछ समय पहले तक मध्य भारत की उरांव जनजाति और छोटा नागपुर की संथाल जनजाति भी बहुपति विवाही थी। तो कुछ समय पूर्व तक जो मध्य भारत की उरांव जनजाति है और छोटा नागपुर की संथाल जनजाति है, उसमें भी बहुपति विवाह का प्रचलन था। लेकिन आज वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ये जनजातियां अब बहुपति विवाही नहीं रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जनजातियों का सभ्य समाजों के साथ संपर्क बढ़ता गया और जनजातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, वो जनजातियां शिक्षित हुई और उनका दूसरे समाजों के साथ संपर्क बढ़ने से ये प्रथाएं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई और वर्तमान में इन जनजातियों में
बहुपति विवाह का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और बहुपति विवाह के जो विभिन्न पक्षों की जो विवेचना थी वो हम पहले भी कर चुके हैं कि बहुपति विवाह के रीजन क्या क्या है। उसका कारण ये क्या हो सकता है, बहुपति जहाँ पतियों की संख्या ज़्यादा हो, अर्थात उन समाजों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा हो। एक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसे समाज जहाँ पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा रहे हों, तो उन समाजों में ये परंपराएं, बहुपति विवाह की प्रथाएं पाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जनजातियों में जीवन साथी के चुनाव की क्या क्या पद्धतियां हैं, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेट्स इन ट्राइब्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो जीवन साथी के चुनाव की पद्धतियाँ। अब जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाता है, जैसे अगर आप सभ्य समाज की बात करते हैं तो सभ्य समाजों में जीवन साथी के चयन की अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं। जैसे अगर आप अपने समाज की बात करते हैं तो पुरुष पक्ष से महिला पक्ष की ओर रिश्ता जाता है और दोनों पक्षों की सहमति से उनकी जन्म कुंडलियों का मिलान होने के बाद एक पुरोहित के द्वारा एक निश्चित दिन निर्धारित किया जाता है, तब जाके वो विवाह संपन्न होता है। और वो एक हिंदू रीति रिवाज, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न होता है। लेकिन जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रकार से जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, जिसको हम जीवन साथी चुनने की पद्धतियाँ कहते हैं। जैसे हरण विवाह है, परीक्षा विवाह है, परिवीक्षा विवाह है, हठ विवाह है, सेवा विवाह, क्रय विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। सह पलायन विवाह और विनिमय विवाह, जिसको हम विनिमय को मैरिज बाय एक्सचेंज भी बोलते हैं। और सह पलायन विवाह है, सह पलायन, सह मीन्स साथ, पलायन मीन्स पलायन करना, अर्थात माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाके एक इच्छुक, विवाह का इच्छुक लड़का और विवाह की इच्छुक लड़कियां दोनों एक साथ पलायन कर जाते हैं, अर्थात घर छोड़ के चले जाते हैं, ये सहपलायन। और इसी प्रकार से हरण विवाह जो है वो बलपूर्वक किसी स्त्री का पुरुष के द्वारा हरण कर लेना। परीक्षा विवाह, एक प्रकार की परीक्षा पुरुष को देनी पड़ती है। यदि उस परीक्षा में, अब वो परीक्षा कोई एग्ज़ाम ऐसे, ये आप लोगों की तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है, उसमें उसके शक्ति की परीक्षा होती है। और परिवीक्षा होता है, एक परीक्षा का मतलब होता है मैरिज बाय प्रोबेशन, एक पीरियड तक पुरुष के द्वारा, जो इच्छुक युवक है उसको अपने भावी ससुर अर्थात भावी होने वाली पत्नी के पिता के घर में रहकर उनकी सेवा करनी होती है। वो एक समय तक का होता है। एक हठ विवाह है। हठ विवाह का मतलब जिद के रूप में, यानी कि हठ के रूप में लड़की लड़के के घर में जाके रहती है। जब तक वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं तब तक वो वहाँ से हटती नहीं है। सेवा विवाह, ये भी एक प्रकार का मैरिज बाय सर्विस। इसमें भी एक इच्छुक लड़के को लड़की के घर में रह के उसके माता पिता की सेवा करनी होती है। और क्रय विवाह, क्रय विवाह में बधू मूल्य जिसको कहा जाता है, लड़की के पक्ष को कुछ धनराशि देकर उसका विवाह तब जाके संपन्न होता है। तो इस प्रकार से इनके बारे में थोड़ा सा कौन कौन सी जनजातियों में इस प्रकार की विवाह की पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में जानकारी दी जाएगी। तो आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं।
और आप लोग घर पर बने रहें